हम फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि किस प्रकार से समाज जो था वो 3 वर्गों में डिवाइड था, जिसमें जो तीसरा वर्ग जो था वो भी कई वर्गों में डिवाइड था। कहा जाता है कि जिसमें मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, इस प्रकार से वो भी कई वर्गों में डिवाइड था। कि फ्रेंच भाषा में इस वर्ग के लिए बुजुर्वा शब्द जो उसका इस्तेमाल किया गया था, और इस वर्ग में वे लोग शामिल थे जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था, जैसे लेखक, कलाकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, साहित्यकार, व्यवसायी, व्यापारी, साहूकार, कारखानों के मालिक और निम्न पदस्थ सरकारी कर्मचारी जो इसमें आया करते थे। ये सब मध्यम वर्ग में समझे जाते थे। इस वर्ग की आर्थिक दशा लगभग अच्छी थी और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर इन्हीं लोगों का अधिकार हुआ करता था। प्रथम दोनों वर्ग यानी कि पादरी और कुलीन को इस वर्ग की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता पड़ती थी, और इस संपर्क की वजह से इस वर्ग को थोड़ी सी सुविधाएं जो वो भी मिल जाती थी। मध्यम वर्ग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में संशोधन का समर्थक था। बुद्धिमान, कर्मठ और शिक्षित और धनी होने के उपरांत भी देश की राजनीतिक संस्थाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, जबकि यह वर्ग देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने का इच्छुक था और ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदलने से ही संभव था। अतः इन दोनों वर्गों में संघर्ष एक तरह से अनिवार्य था, और आर पाल्मर ने लिखा है कि मध्यम वर्ग के असंतोष का सर्वाधिक मुख्य कारण यह था कि सुयोग्य एवं समृद्ध होते हुए भी उन्हें कुलीनों के समान सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था और वे राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। और यही कारण है कि क्रांति के समय समानता का नारा बुलंद किया गया, और इस नारे को बुलंद करने वाले मध्यम श्रेणी के ही लोग रहे थे। इसके अलावा शिल्पकार कि बुजुर्ग वर्ग के नीचे शिल्पकार लोग आते थे और इन्हें दस्तकार भी कह सकते थे, और इनमें से अधिकांश नगरों में बसे हुए थे और ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, परंतु सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण नहीं मिला होता। और कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उनका निरंतर शोषण करते रहते थे, जिसकी वजह से वे लोग भी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था जो उससे काफ़ी परेशान रहे। इसके अलावा तीसरा वर्ग आता है इसमें कृषक वर्ग, कि फ्रांस की अधिकांश आबादी जो थी कृषक यानी कि कृषि पर निर्भर करती थी। राज परिवार, शासन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का अधिकांश व्यय इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, परंतु उन्हें दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता और उन्हें राज्य, चर्च और जागीरदार को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा उन्हें अधिकारियों तथा सामंतों की अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं करनी पड़ती थी, परंतु राजनीति और शासन में उनका कोई प्रभाव नहीं था। न तो उनके पास किसी प्रकार के अधिकारी थे और न ही सुविधाएं। भूमि कर सख्ती से वसूल किया जाता था। अकाल अथवा कम पैदावार के दिनों में भी उन्हें किसी प्रकार की माफ़ी अथवा छूट नहीं दी जाती थी। उन्हें दीनहीन जीवन बिताना पड़ता था और न तो उन्हें भरपेट भोजन ही नसीब हो पाता था और न ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। आमोद प्रमोद तथा भोग विलास तो उनके जीवन से कोसों दूर था। इस प्रकार से करों की भारी बोझ से किसानों की कमर टूट चुकी थी और उनकी लगभग आय का 85% जो हिस्सा जो था वो करों में चला जाता था। अतः सुविधा संपन्न वर्गों के प्रति उनके मन में रोष उत्पन्न बढ़ रहा था, और यही कारण है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किसानों के हृदय से उनका स्वागत किया गया और कुलीन वर्ग का सफाया करने में किसानों ने पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा चौथा कारण आता है आर्थिक कारण। जाहिर है आर्थिक कारण जो उसके बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि फ्रांस जो उसकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसको सुधारने की तरफ जो भी प्रयास किए गए थे वो सारे असफल हो चुके थे। कि बहुत से विद्वानों के अनुसार फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति का कारण यानी कि की वजह से ही यानी कि क्रांति हुई और सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते दिवालियेपन की तरफ बढ़ गई थी। और 14वें लुई के युद्धों तथा वर्साय के राजमहल के निर्माण ने सरकारी कोष जो उसको खाली ही नहीं कर दिया, अपितु भारी कर्ज से भी ला दिया। 15वें लुई की अयोग्यता से कर्ज और भी ज़्यादा बढ़ गया और लुई 16वें की शान शौकत और आमोद प्रमोद से सरकार दिवालिया हो गई। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो स्थिति को सुधारने की चिंता हुई, परंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के कारण कोई भी मंत्री कामयाब नहीं हो पाया और अंत में नए कर लगाने का निश्चय किया गया और पेरिस की पार्लिमा और जनता ने नए करों का जोरदार विरोध किया और उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को स्टेटस जनरल से स्वीकृत कराया जाए। अतः स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना जरूरी हो गया और वहीं से क्रांति का विस्फोट हुआ और इस दृष्टि से फ्रांस की तात्कालिक आर्थिक स्थिति क्रांति का प्रमुख कारण बनी थी। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे दार्शनिक और विचारक जो थे उन्होंने भी योगदान दिया जिसकी वजह से क्रांति हुई थी।